नमस्कार दोस्तों। कुछ दिन पहले मैंने एक खबर आपको बताई थी न्यूज़ ऑफ द डे में कि यूजीसी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए खासकर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एक रूल्स या रेगुलेशंस लेके आया था। तो वो मैं इस रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात कर रहा था। ये रूल्स एंड रेगुलेशन है यूजीसी की साइट से डाउनलोड किए हुए हैं। तो आज इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को 1 मिनट की बजाय थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि क्या है, क्यों है और ये क्यों इनका जनरल कास्ट के लोग अक्सर विरोध करते हुए पाए जा रहे हैं। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर बाढ़ सी आई हुई है इस तरह के शॉर्ट्स की, वीडियोस की। तो हमने सोचा कि इन रूल्स को थोड़ा सा डिटेल में तसल्ली से समझें कि क्या है। तो एक्चुअली इन रूल्स को अगर समझें तो हम इसे कहेंगे यूजीसी रेगुलेशंस 2026। इनका ऑफिशियल नेम क्या है? तो इनका नाम आपको पता रहना चाहिए, यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी। ध्यान रखना है, इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026, ये इनका नाम है ऑफिशियल। अच्छा, ये लागू कब से हुए हैं? तो लागू होने की तारीख इसमें बताई गई थी कब गजट में, कि जिस दिन से ये गजट में प्रकाशित होंगे उस दिन से लागू होंगे। और ये गजट में प्रकाशन कब हुआ? तो ये हुआ 13 जनवरी 2026। यानी आज की डेट में ये लागू हैं कि नहीं है? तो आप क्या बोलेंगे भाई लागू है। क्यों? क्योंकि गजट में ये 2026 की 13 जनवरी को ही रिलीज यानी प्रकाशित हो चुके हैं। तो आज की डेट में ये इफेक्टिव है। अच्छा, एम क्या है इनका रेगुलेशंस का? तो आप जान लो कि उच्च शैक्षणिक संस्थान हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान और दिव्यांगता के आधार पर विशेष रूप से किसके साथ? एससी, एसटी, ओबीसी के साथ किसी भी फॉर्म में भेदभाव, जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन, एक टर्म यूज किया है इसमें, डिस्क्रिमिनेशन उन्मूलन करना इन रेगुलेशंस का उद्देश्य है। तो अब अगर आपको कोई भरमाने की कोशिश करे या पागल बनाने की कोशिश करे कि केवल जाति बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ है, तो नहीं भाई, आप उसे समझाना कि ये धार्मिक डिस्क्रिमिनेशन के भी खिलाफ है, नस्ल ओरिएंटेड रेस से रिलेटेड जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके भी खिलाफ है, कास्ट के जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके भी खिलाफ है, जेंडर बेस्ड अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके भी खिलाफ है, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर अगर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसके भी खिलाफ है, दिव्यांगता, अगर किसी का आंख नहीं है या किसी का हाथ नहीं है, हाथ टेढ़ा है, दिव्यांगता किसी भी फॉर्म में है उसके भी खिलाफ है, मेंटल डिसऑर्डर है किसी को उसके भी खिलाफ है। अगर किसी भी फॉर्म में किसी भी वजह से आप डिस्क्रिमिनेट करते हो हायर एजुकेशन में, तो आप उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए ये रूल्स लाए गए हैं। तो अब ये कहना किसी का कि ये केवल कास्ट के खिलाफ आए हैं या जनरल कास्ट वालों के लिए आए हैं या एससी एसटी के लिए आए हैं, तो ऐसा कहना मतलब लीगली गलत है। आगे चलते हैं। क्या इस प्रकार के नियम पहली बार आए हैं? तो नहीं भाई, ये नियम पहली बार नहीं आए हैं। क्यों? क्योंकि इससे पहले सिमिलर रेगुलेशन इसी फॉर्म में 2012 में आ चुके थे। अच्छा, ये जो 2026 के रेगुलेशन है, यही रेगुलेशन 2012 वाले रेगुलेशंस को रिप्लेस करके आए हैं। यानी 2012 में इससे पहले रेगुलेशन थे, उसमें बस सख्ती नहीं थी और उसका स्कोप थोड़ा सा कम था, इसलिए उनको स्कोप को एक्सपेंड किया गया है और शक्तियों को बढ़ाया गया है, मतलब इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है। अब हम देखेंगे क्या क्या इंस्टीट्यूशंस नए क्रिएट करे जाएंगे और क्या उनको पावर्स दी गई हैं, क्या शर्तें थोपी गई हैं इंस्टीट्यूशंस के ऊपर कि उनको करना ही है। तो यूजीसी ये कर सकता है किस एक्ट के तहत? तो ये यूजीसी को पावर मिली है ऐसे रेगुलेशंस लाने की। एक एक्ट है यूजीसी एक्ट 1956। ध्यान रखेंगे, यूजीसी एक्ट 1956 के तहत यूजीसी को पावर मिली है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को रेगुलेट करने के लिए जो वो नियम कानून बनाना चाहता है वो नियम ला सकता है, और उसी पावर के तहत ये नियम लेके आया है। अच्छा, ये जो रेगुलेशंस दिए हैं सरकार ने, इस रेगुलेशंस में डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव की परिभाषा भी दी है, और वो उस परिभाषा को आपको जानना जरूरी है। क्या परिभाषा दी है? तो इसने बोला है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान और दिव्यांगता के बेस पर किसी भी हितधारक, ध्यान रखना ये सबसे बड़ा टर्म है जिसे मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में कि हितधारक क्या है। हितधारक का मतलब केवल एससी एसटी नहीं है, केवल स्टूडेंट नहीं है, कोई भी हितधारक हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है, किसी भी जाति का हो सकता है, किसी भी नस्ल का हो सकता है, आंध्र प्रदेश के लोगों के साथ हो सकता है, मतलब किसी भी जन्म स्थान। कोई अभी आप कुछ शॉर्ट्स देखते होंगे जनरली कि मेरे पड़ोसी तमिलनाडु वाला था, फिर किड़बिड़ कर रहा है, भाषा के आधार पर ये भेदभाव हो गया कि आप किसी की भाषा को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं।
आपको लगता है कि आप हिंदी या भोजपुरी बोलते हो तो आप ही की भाषा सर्वश्रेष्ठ है, आपको आपकी भाषा समझ में आती है। वैसे ही केरल वालों को, तमिलनाडु वालों को मलयालम या तमिल समझ में आती है, तो उनकी भाषाओं का मजा न लें। स्क्रीन पे जो आप स्क्रॉल करते करते देखते होंगे, कई लड़के रेल में बैठा है और सामने वाले बोगी में अगर तमिल आदमी बात कर रहा है तो आप उसे मतलब मजाक, आप देख रहे होंगे, रील्स देख रहे होंगे किस तरह भाषा के तौर पर मजाक चलता है। ये नहीं होना चाहिए। तो हितधारक के खिलाफ अनुचित, भेदभावपूर्ण, पक्षपातपूर्ण व्यवहार यानी ट्रीटमेंट, अनुचित के लिए टर्म यूज किया उसने, अनफेयर ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए, भेदभाव का डिफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं करना है, और पक्षपातपूर्ण मतलब बायस्ड ट्रीटमेंट नहीं करना है। इंक्लूडिंग क्या क्या, इंक्लूडिंग डिस्टिंक्शन, एक्सक्लूजन और लिमिटेशन और प्रेफरेंस, जिसका उद्देश्य इक्विटी मतलब समता को कम करना या डिग्निटी को भी, इक्विटी और डिग्निटी को कम करना या खत्म करना हो। तो ये सब बातें आएंगी डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन में। अच्छा, ये जो बात हुई कि इक्विटी का मतलब है, तो इक्विटी को भी डिफाइन किया है उस रेगुलेशन में। क्या है इक्विटी का? लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स। यहाँ सबसे क्रूशियल टर्म है। लड़कों को जो जनरली फेसबुक या ज्ञान है, व्हाट्सएप ज्ञान वाले, इन लोगों को लग रहा है कि ये जो रेगुलेशंस हैं वो केवल स्टूडेंट्स के लिए, नहीं भाई, स्टेक होल्डर्स के लिए हैं। स्टेक होल्डर्स में विक्टिम भी शामिल है और कल्परेट भी शामिल है। तो देखो क्या है स्टेक होल्डर की डेफिनेशन, स्टेक होल्डर को भी डिफाइन किया है इस रेगुलेशन में। मैं जो रेगुलेशन को आपको दिखा रहा हूँ उसमें स्टेक होल्डर भी डिफाइन है। क्या डेफिनेशन दी है उसमें? स्टेक होल्डर में कौन कौन इंक्लूड है? स्टूडेंट्स, फैकल्टी, स्टाफ, और उस इंस्टीट्यूशन का जो हेड है वो भी स्टेक होल्डर है ना। और मेंबर्स एंड इक्विटी कमिटी का कोई मेंबर होता है वो भी स्टेक होल्डर है। तो इनमें से किसी के भी खिलाफ किसी भी आधार पर, ध्यान रखना है, सिर्फ जाति आधारित भेदभाव की बात नहीं हो रही है। किसी भी आधार पर, कितने आधार के ना है? 6-7 आधार है, एक बार फिर सुन लो। धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर और दिव्यांगता के आधार पर। 1 2 3 4 5 6 7 आधारों पर डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है। और केवल स्टूडेंट्स के खिलाफ नहीं है, स्टेक होल्डर्स है, उसमें आपको स्टूडेंट्स भी हैं, फैकल्टी मेंबर है, स्टाफ है, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, और इक्विटी कमेटी के जितने भी मेंबर होंगे वो भी इसका पार्ट है, यानी उन पर भी लागू होगा। अच्छा, ये इक्विटी कमेटी क्या है? ये इक्विटी कमेटी जिसकी बात हो रही है, ये इक्विटी कमेटी क्या है? ये हर इंस्टीट्यूशन में एक जो इस रेगुलेशन जो आए, इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई बॉडी चाहिए होगी, तो उसका पालन हो ये सुनिश्चित करने के लिए एक इंस्टीट्यूट बनाना पड़ेगा, मैंडेटरी है, नो एक्सक्यूज। क्या है इस इंस्टीट्यूट का नाम? इस इंस्टीट्यूट का नाम होगा इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर। क्या नाम होगा? इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर। इस इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर की कोई एग्जीक्यूटिव कमेटी होगी, उसी कमेटी का नाम है इक्विटी कमेटी। जो इस सेंटर को चलाएगी उस कमेटी का नाम है इक्विटी कमेटी। इस इक्विटी कमेटी में कितने मेंबर होंगे? 10 मेंबर होंगे इंक्लूडिंग हेड। कौन कौन होंगे? एक हेड होगा, एक कोऑर्डिनेटर होगा, 3 प्रोफेसर्स होंगे, एक स्टाफ होगा, 2 सिविल सोसाइटी के लोग होंगे और 2 स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे। ठीक है। अब इसमें इस कमेटी में कौन कौन होना जरूरी है? SC के लोग होने चाहिए, ST के लोग होने चाहिए, OBC होनी चाहिए और वुमेन भी होनी चाहिए और दिव्यांग भी होने चाहिए। यानी 5 तरह के लोगों से मिलकर ये 10 लोग बनेंगे। अच्छा, अब डिस्क्रिमिनेशन की शिकायत का क्या तरीका बताया रेगुलेशन में, तो आपको ये जानना जरूरी है। तो डिस्क्रिमिनेशन शिकायत कैसी करी जा सकती है? आप ओवर द कॉल कर सकते हो, कॉल करके बता सकते हो कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है थ्रू कॉल। अब ये कॉल कहाँ करोगे? तो हर एक इंस्टीट्यूशन को, जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, सबको एक इक्विटी हेल्पलाइन बनानी होगी, क्रिएट करनी पड़ेगी, जिसका काम 24/7 चलना है। कभी भी बंद नहीं हो सकती वो इक्विटी कमेटी पे, कभी भी कॉल आ सकता है, कहीं भी से भी, है ना। तो 24/7 मतलब एक्टिव रखनी होगी, इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी है ये। ऑनलाइन पोर्टल बनाना होगा, तो बच्चा अगर कॉल नहीं करना चाहता है या कोई जो विक्टिम है वो अगर कॉल नहीं कर पा रहा है, तो पोर्टल पे जाके, आज नहीं कल भी पोर्टल पे रजिस्टर कर सकता है अपनी शिकायत को। अगर पोर्टल पे भी नहीं करना चाहता है तो वो रिटन में जाके दे सकता है, इन पर्सन इक्विटी फैसिलिटी जो सेंटर बना था, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, वहाँ जाके पर्सनल जाके अपना रिटन में अपनी शिकायत दे सकता है। ईमेल भी कर सकता है वो, किसको?
कोऑर्डिनेटर को, इक्विटी कमेटी का जो कोऑर्डिनेटर है ना, उसको वो ईमेल भी कर सकता है। तो कितने तरीके हो गए? ओवर द कॉल एक, दूसरा पोर्टल पर, तीसरा रिटन और चौथा मेल। तो 4 तरीके से किसी विक्टिम को ये ऑप्शन है कि वो अपनी शिकायत दर्ज कर सके। अच्छा, शिकायत की पहचान उजागर करना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी कब? जब वो खुद चाहे कि मेरी पहचान किसी को न बताई जाए, तब इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी है कि वो उसकी पहचान को उजागर न करे, गोपनीय रखे। क्या अपील का अधिकार है विक्टिम को? अगर मान लो शिकायतकर्ता ने शिकायत करी और इक्विटी कमेटी का कोई फैसला आया और उस पर उसकी वो सहमत नहीं है उस फैसले से, यानी इक्विटी कमेटी ने कल्परेट के साथ जो सजा दी है, उसको जो उसके साथ जो किया, उससे विक्टिम संतुष्ट नहीं है कि इसके साथ कुछ और होना चाहिए था, इसको सजा तगड़ी मिलनी चाहिए थी, इसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था, जो भी था, और उससे संतुष्ट नहीं है विक्टिम, तो वो क्या कर सकता है? एक अपील कर सकता है। ध्यान रखना है, अपील करके कहाँ जाएगा वो? तो वो लोकपाल में जाएगा। पहली इससे बात, लोकपाल में ये अपील करेगा कितने दिन के भीतर? कमेटी का जो फैसला आएगा, प्रतिवेदन आएगा, जिस दिन उसे प्रतिवेदन हासिल होगा कमेटी का, उसके 30 दिन के भीतर ही अपील कर सकता है। अपील कहाँ करेगा? लोकपाल में करेगा, है ना। लोकपाल को भी फैसला कितने दिन में देना है? 30 दिन में देने की कोशिश करनी है, बाइंडिंग नहीं है, 30 दिन से ज्यादा भी ले सकता है लोकपाल। ठीक है, आगे, अगर इंस्टीट्यूशन इन रेगुलेशंस को फॉलो करने में विफल रहा तो क्या हो सकता है? मतलब क्या सजा मिल सकती है इंस्टीट्यूशन को, यहां जानना जरूरी था। सबसे मेन बड़ा मुद्दा यही था। ज्यादातर लोगों के बारे में भ्रम ये है कि ये जो रेगुलेशंस हैं वो लोगों को डायरेक्ट कोर्स से बाहर कर देंगे, कोर्स को बैन कर देंगे। ऐसा नहीं है। ये बच्चों के खिलाफ सजा नहीं लेगा, बच्चों के खिलाफ मतलब एक्शन नहीं लेगा रेगुलेशन। ये इंस्टीट्यूशन के खिलाफ भी एक्शन लेगा अगर वो इक्विटी मेंटेन करने में विफल रहा। तो क्या एक्शन होंगे, क्या मतलब खतरनाक परिणाम झेलने पड़ सकते हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को? पहला तो ये कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन रेगुलेशंस को मतलब लागू करने में विफल रहता है, तो उसकी यूजीसी स्कीम, जितनी भी यूजीसी की स्कीम होती है उनमें उसको पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा वो इंस्टीट्यूशन। मतलब यूजीसी के जितने भी स्कीम्स हैं उनमें किसी में भी वो इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएगा। दूसरा नुकसान क्या हुआ? कोई भी डिग्री या प्रोग्राम ऑफर नहीं कर पाएगा अगर उसमें ये विफल रहा रेगुलेशंस को लागू करने में। तीसरा, ऑफलाइन में ही प्रोग्राम बंद नहीं कर पाएगा, मतलब ऑनलाइन भी नहीं चला पाएगा, ओपन डिस्टेंस लर्निंग के प्रोग्राम भी नहीं चला पाएगा, ऑनलाइन जो डिमांड, ऑनलाइन मोड में जो प्रोग्राम होते हैं उनको भी नहीं चला पाएगा, है ना। और उसे सबसे आखिरी और खतरनाक बात यह है कि उसे यूजीसी एक्ट 1956 की एक लिस्ट बनाई रखती है। यूजीसी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की एक लिस्ट है, इस एक्ट के अंडर मेंटेन करती है, और अगर इंस्टीट्यूशन इसमें फेल रहा तो उसे उस लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा, मतलब वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ही नहीं रहेगा। तो ये इसके खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि आप किसी मुद्दे पर राय बनाएं, उससे पहले ओरिजिनल चीज़ों को पढ़ें, ढंग से पढ़ें, तब अपनी राय बनाएं। तो अब आपका क्या मानना है? क्या ये कोई जाति विरोधी है या अपर कास्ट विरोधी है या जनरल विरोधी है? ऐसा तो नहीं है। आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही किसी और टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।